Hello dear children, today I am here with you all with the chapter 3 for class 12, that is magnetic effect of current, right? Before discussing the magnetic effect of current, we should understand the meaning of magnetic field. What is magnetic field? So magnetic field in class 10, we have already discussed one chapter, magnetic effect of current, but now in class 12, we will study this chapter in the vast form. So magnetic field is when I place a bar magnet, right? And if I will bring any magnetic material in a particular region around this, suppose I brought iron here, iron piece, there is no effect. But when I kept iron piece here, it was attracted towards the magnet. Same way at this place also. So there was a region around this magnet up to which its influence can be felt by any other magnet or magnetic material. That is known as magnetic field. तो हर मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड रीजन जरूर होता है जिसपे वो फोर्स लगाता है, राइट? तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, जितने भी मैग्नेटिक फिनोमिना हैं, दे आर रिजल्ट्स ऑफ द फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस. जितने भी मैग्नेटिक फिनोमिना है, दीज आर रिजल्ट्स फ्रॉम द फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो इनको स्टडी करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए. दो चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि whenever the current flows through any wire, right? Whenever the current flows through any wire, then और current setup होता है तो magnetic field is there in the space surrounding it, right? And जो magnetic field है, अगर उस magnetic field के अंदर कोई भी दूसरा कंडक्टर हम लेके आएंगे, then it will apply the force over it, right? So two things we have to keep in mind. Whenever the current flows through the wire or current is set up in a wire, then the magnetic field surrounds it, okay? And secondly, this magnetic field will exert the force on the another conductor if it will be brought in this region of magnetic field, right? So this is magnetic field, okay? Then the scientists studied about this, and one of the very famous scientists in 1820, that is Oersted एक्सपेरिमेंट. डिस्कवरी तो इस फिनोमिना की जो थी वो जल्दी ही हो गई थी, दैट इज नियर 1802. बट जो हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट थे ऑस्टेड, इन्होंने उसको रीडिस्कवर किया, राइट, मैग्नेटिक फिनोमिना को. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अपना एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल यूज की इस तरीके की, राइट. पाइवोटिक स्टैंड के ऊपर ये खड़ी थी यहां पे ऐसे, फाइन. अगर हम ये साउथ और ये नॉर्थ, एंड देन ही यूज्ड वन वायर इन विच करंट वाज फ्लोइंग लाइक दिस, राइट. सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड द डिफ्लेक्शन इन द वायर. तो डिफ्लेक्शन इन द वायर का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट करती है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड हो उसके आसपास. तो दैट मींस इफ द करंट इज मूविंग लाइक दिस, तो उसकी नीडल की डिफ्लेक्शन हुई. एंड व्हेन ही रिवर्स द डायरेक्शन, राइट, देन द डायरेक्शन ऑफ द नीडल वाज आल्सो चेंज्ड. तो इस डिस्कवरी के बाद उन्होंने क्या किया, जब उस वायर को नीचे लेके गए और ऊपर रखा है, जब नीडल के नीचे रखा तो भी डिफ्लेक्शन थी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थी. एंड व्हेन द मोमेंट द करंट वाज स्टॉप्ड, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, तो उसमें से डिफ्लेक्शन बंद हो गई. Then he conclude one rule जिसको हम बोलते हैं स्नो रूल, राइट. स्नो कि जब डायरेक्शन ऑफ करंट, उन्होंने सिंपल एग्जांपल लिखा था, अगर स्विमर है, कोई स्विमिंग कर रहा है साउथ टू नॉर्थ इस डायरेक्शन में, राइट. जब वो साउथ टू नॉर्थ में स्विमिंग कर रहा है तो क्या होता है, कहता है जो उसका राइट हैंड है, राइट, तो ये जो हेड है दैट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, राइट. और जो राइट हैंड है दैट विल बी डिफ्लेक्टेड टेलिंग द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल. तो मतलब साउथ टू नॉर्थ अगर करंट की डायरेक्शन है, राइट, और ओ फॉर ओवर, और जो कंडक्टर है वो नीडल के ऊपर,
over, right? Then the needle will be deflected towards the west direction. So that was the snow rule which is used to detect कि किस डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक नीडल वो डिफ्लेक्ट करेगी जब उसमें से करंट फ्लो करता है। वायर कोई भी कंडक्टर हम उसके पास रखते हैं, राइट, ऊपर रखेंगे तब हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, राइट, ओके। सो अब ओर्स्टेड ने डिस्कवर किया, रीडिस्कवर किया कि हाँ भाई दिस इज प्रूव्ड दैट व्हेनेवर द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास दो साइंटिस्ट आए, बायोट एंड स्टेविट। उन्होंने कहा कि यस वी एग्री व्हेनेवर द करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर देन इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो वो कंडक्टर है, वो जो वायर है, वो छोटे छोटे एलिमेंट से बनी है जिसको हम करंट एलिमेंट बोल सकते हैं। तो वो करंट एलिमेंट की वजह से भी एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस होगी। तो उसके लिए उन्होंने एक लॉ अपना प्रूव किया जिसको हम बोलते हैं बायट-स्टेविट लॉ। बायट-स्टेविट लॉ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मॉल एलिमेंट एक कंडक्टर, जैसे यहाँ पे कंडक्टर है, वायर है, राइट, इस कंडक्टर में से क्या करना है, हमें छोटा सा पोर्शन एक्सपोज कर लेना है यहां से। ये करंट की डायरेक्शन इसमें आई है इस तरफ, राइट। मुझे इस करंट एलिमेंट की वजह से, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। मैंने सपोज किया वो पॉइंट यहां है P, जिस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो इस करंट एलिमेंट से जो इसकी पोजीशन वेक्टर है दैट इज R, राइट, पोजीशन वेक्टर हो गया R। और दूसरी तरफ जो ये एंगल है इसको मैंने मान लिया थीटा, द एंगल बिटवीन दिस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये होगी हमारी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड D। तो बायट-स्टेविट लॉ ने क्या किया, ही गिव द डेफिनेशन कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से फ्लो प्रोड्यूस होगी व्हेनेवर थ्रू ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, तो वो क्या होगा उसमें से मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट कंडीशन होगी दैट dB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेकेंडली द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, जितना ज्यादा करंट एलिमेंट की लेंथ होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड, dB is directly proportional to sin theta, sin of angle between magnetic field and the current element। तो इन दोनों के बीच में sin of the angle किसमें वो होगा। एंड फोर्थ, dB will be inversely proportional to square of the distance, जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। When I will combine all these equations, therefore from 1, 2, 3 and 4, तो मेरे पास dB बना is directly proportional to IDL sin theta over r square। तो ये बना, तो मेरे पास बना ये चीज। अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करना चाहता हूं तो dB, हमें पता है कि वी कैन यूज अ कांस्टेंट k, हमने यूज किया IDL sin theta over r square। मुझे k से कोई फर्क नहीं पड़ा था, प्रोपोर्शनलिटी k जो है वो डिपेंड्स करता है कि मीडियम क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट और करंट एलिमेंट के बीच में क्या मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है k, राइट। तो हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम चूज कर लेते हैं। देयरफॉर k को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट मेरा क्या रहेगा, परमेबिलिटी ऑफ स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट है वो, और इसकी वैल्यू है 10⁻⁻⁷ वी कैन से टेस्ला मीटर पर एम्पीयर, राइट। और इसको हम वेबर में भी लिख सकते हैं इफ यू वांट, वेबर पर मीटर पर एम्पीयर। ये हो गया k, राइट। तो अब इसी चीज की वैल्यू अगर हम उसमें पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में, हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें कि मैं क्या कर सकता हूं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, थोड़ा सा चेंज मतलब r से मल्टीप्लाई, r से डिवाइड,
तो ये बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट, IDL R sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको ध्यान से देखो, कहता है डायरेक्शन ऑफ DB इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जो DB की डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ पेपर, इस पे डायरेक्शन है DL और R की। तो मैं इस चीज को वेक्टर क्वांटिटी में कैसे लिख सकता हूं, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट। अब ध्यान से देखिए, IDL एंड R, I इज अ स्केलर, I, तो मैं DL क्रॉस R अपॉन R स्क्वायर, बहुत ही इजी तरीके से इसको मैं वेक्टर नोटेशन में ऐसे लिख सकता हूं, राइट, अपॉन R स्क्वायर, R क्यूब बन जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो R क्यूब हो जाएगा, तो दैट इज R क्यूब, राइट। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द करंट एलिमेंट, जो एलिमेंट होगा उसके परपेंडिकुलर होगी। अब अगर हम बात करें साइन थीटा, इफ थीटा विल बी 0 तो DB विल आल्सो बी 0, करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी 0, बट इफ थीटा विल बी 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा तो IDBL हमें पता है साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन द थीटा विल बी 90 डिग्री। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर R, जो उनका प्लेन ऑफ है दैट कंटेनिंग, सो दैट विल बी परपेंडिकुलर। ओके, नाउ बच्चे वी कैन टेल अबाउट द यूनिट। अब यूनिट की बात करें तो DB हमने निकाला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू थी हमारे पास। अब इफ A इज इक्वल टू 1, राइट, I इज इक्वल टू 1, मतलब करंट की जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर हो जाए, और जो स्मॉल लेंथ DL है वो भी मेरे पास 1 मीटर हो जाए, और जो मेरे पास थीटा है साइन थीटा वो हो जाए 1, R भी क्या हो जाए 1 मीटर, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो DB विल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आपको पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की हमने वैल्यू क्या ली थी 10⁻⁻7 टेस्ला। तो 1 टेस्ला क्या हो जाएगा, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो हाउ वी कैन डिफाइन 1 टेस्ला, 1 टेस्ला कैन बी डिफाइंड एज द 10⁻7 times the magnetic field, right, produced by a conducting wire of length 1 meter carrying current 1 ampere at a distance of 1 meter from it and perpendicular to it, right. So 1 Tesla, क्योंकि यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, इज 10⁻⁷ उस तरफ जाएगा तो 10⁻⁷ टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स 10⁻⁷ टाइम्स इतना ज्यादा बढ़ जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, अब हमने जो कंडक्टर लिया है, कंडक्टिंग वायर है, वो क्या है, बाय कंडक्टिंग वायर, बाय कंडक्टिंग वायर ऑफ 1 मीटर, राइट 1 मीटर कंडक्टिंग वायर की लेंथ हमने ली है 1 मीटर, और जो करंट हैविंग करंट 1 एम्पियर, having current 1 ampere, okay, at a distance of at a distance of 1 meter and perpendicular to it, क्योंकि साइन थीटा जो 1 है वो हमने परपेंडिकुलर पे ही 1 होता है, राइट। ये हमेशा याद रखना है कि साइन थीटा इज ऑलवेज 1 at 90 डिग्री, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्लास 10 में हमने ऑलरेडी कर रखा है। ओके, नाउ वेरी फेमस लॉ, वी कैन कंपेयर इट विद द टू वेरी फेमस लॉ ऑफ, one is of magnetic field
that is Biot-Savart law, and one Coulomb's law. So Biot-Savart law versus Coulomb's law, right? So these are the two laws which we can compare. तो अगर हम दोनों लॉज को लिख लें, हमें पता है कि जो DE इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो 1/4πε0 स्मॉल dq अपॉन r², राइट। दूसरी तरफ हमने dV स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी, μ0/4π sin थीटा अपॉन r²। अब इन दोनों लॉज को ध्यान से देखिए। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज दिख रही हैं आपको? DE and R, DB and R के both fields depends inversely on the scale of distance. Similarities. So first, both field depends inversely on the scale of distance from the source to the point of observation. Both varies inversely to the scale of distance. Right? Scale of distance, distance जो है observation point का होगा हमारा, right, from the source. Secondly, जो दोनों है both are long range fields. Both are long range fields. Both are long range field. Third, जो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन है वो दोनों में एप्लीकेबल है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन is applicable in both. So ये होगी सिमिलैरिटीज की बात, राइट। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बायट-सैवर्ट लॉ और कूलम्स लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है प्रोड्यूस दैट इज ड्यू टू द वेक्टर सोर्स। वेक्टर सोर्स क्या है हमारा? द करंट एलिमेंट। जो हमने की थी मैग्नेटिक फील्ड produced due to vector source. वेक्टर सोर्स में क्या है? IDL। एंड ऑन द अदर साइड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू scalar and electrostatic field is produced due to scalar source। और स्केलर सोर्स में हमारा आप सबको पता है कि स्केलर सोर्स का मतलब यहाँ पे मेरा क्या है? स्केलर सोर्स मतलब चार्ज, दैट इज dq की वजह से प्रोड्यूस होती है, राइट। देन द सेकंड, अगर हम बात करें डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है दैट इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन। कौन सी अलोंग द? ज्वाइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट। डायरेक्शन इज अलोंग। कौन कौन सी along means displacement vector joining the source, along the displacement vector, joining the source। जो भी हमारा सोर्स होगा एंड फील्ड पॉइंट होगा उन दोनों को जो ज्वाइन करेगी वो, एंड द फील्ड पॉइंट।
राइट. ओके, द थर्ड डिफरेंस वी कैन से जो बायोट-सावर्ट लॉ है उसमें जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट एलिमेंट, वेयर एज एंगल का इसमें कोई भी रोल नहीं होता इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, राइट. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बिटवीन बायोट-सावर्ट लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, राइट. कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब एक छोटी सी डेरिवेशन है which we can prove, और 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है आपको. रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी. म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी. म्यू नॉट हमें पता है परमिबिलिटी ऑफ स्पेस एंड म्यू एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, राइट, ऑफ फ्री स्पेस. अगर हम इन दोनों की बात करें तो मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9. 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट. यही वैल्यू थी. दूसरी तरफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की बात करें तो 10 रेज़ टू पावर -7 हमने अभी डिस्कस किया है, टेस्ला मीटर पर एम्पीयर. तो दीज आर द टू वैल्यूज, राइट. तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. मैंने क्या किया इसमें, आई मल्टीप्लाई इट बाय विद 4 पाई एंड डिवाइडेड बाय 4 पाई, और दोनों को सेपरेट करके लिखा. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1, राइट. इसी इक्वेशन को 4 पाई से मल्टीप्लाई 4 पाई से डिवाइड. नाउ व्हाट आर द वैल्यूज. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10 रेज़ टू पावर -7, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल 1/9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, राइट. तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास बनेगी वैल्यू, और 1/9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16. तो म्यू नॉट, ये मेरे पास 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16 क्या बना, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है. 1/3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, और 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, राइट. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो सी हो गया म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर. स्पीड ऑफ लाइट आ गया, राइट. तो इससे क्या रिलेशन बना फिर, तो c इज इक्वल टू 1/√μ0 अपॉन एप्सिलॉन. So this is the relation between c, speed of light, permittivity of free space and permeability. So you can do like this, right? Thank you so much dear children. So subscribe and like and share my channel for the more videos on class 12 physics.